કેન્સર ટ્રીટમેન્ટનું આખું સ્પેક્ટ્રમ આપણે જો ટૂંકમાં વર્ણવવું હોય ને तो फियर वर्सेस होप, हम दो ही शब्दों में पूरी कैंसर जर्नी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हर पेशेंट को वो कैंसर के डायग्नोसिस का, कैंसर के ट्रीटमेंट के रिजल्ट का, उसके साइड इफ़ेक्ट का बहुत ही डर रहता है। व्हाट वी डू इज़ टेल देम दैट देयर इज़ होप। जब भी कोई अर्ली स्टेज का पेशेंट हमारे पास आता है तो वो 100% क्योरेबल होता है, और इसी होप के लेकर हम ट्रीटमेंट जो भी है प्लान करते हैं। खास करके ओरल कैंसर या हेड एंड नेक कैंसर में जब भी स्टेज 1 और स्टेज 2 में पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं तो क्योर होने की पॉसिबिलिटी और लाइफ का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बहुत अच्छे से हम मेंटेन कर पाते हैं। तो यही फियर वर्सेस होप पे हमें फियर को कम करना है और होप को बढ़ाना है अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ। अर्ली डिटेक्शन का इम्पोर्टेंस मैं अगर शब्दों में बोलने जाऊंगा तो वो बहुत ही कम होगा, बिकॉज आप सोचिए कि आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इंस्टाग्राम के रील्स, सोशल मीडिया का प्रभाव, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स, इतने सब सोर्सेस होने के बावजूद आज भी हमारी प्रैक्टिस में मोर देन 50% पेशेंट जो है वो एडवांस स्टेज में यानी कि स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं। तो अभी भी वो अवेयरनेस की बहुत ही कमी है अगर जनरल कम्युनिटी में देखा जाए तो। हमारे पास ऐसे मेडिकल बैकग्राउंड से भी पेशेंट्स आते हैं जो कि सालों तक अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, और अर्ली डिटेक्शन का एक मात्र तरीका जो है वो है कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना। जैसे कि हम बार बार बोलते रहते हैं, मुंह में छाला जो कि 2-3 हफ्ते से ज़्यादा और नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई ऐसी गले में गठान है जो भले ही पेनलेस है पर वो बहुत अच्छे से आप उसको फील कर पा रहे हो, हार्ड है या साइज़ में बढ़ती जा रही है, तो आपको तुरंत ही स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेके और अर्ली डिटेक्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अर्ली डिटेक्शन ही सब कुछ बदल सकता है, बिकॉज स्टेज 1 और स्टेज 2 के पेशेंट्स के जो ट्रीटमेंट के रिजल्ट होते हैं और स्टेज 3 स्टेज 4 के पेशेंट्स के जो ट्रीटमेंट के रिजल्ट होते हैं उसमें आप मेरी बात मानिए, आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। अगर हम ओरल कैंसर के बारे में बात करें तो उसके डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले एक बेसिक टा टेस्ट जो हम करते हैं वो है बायोप्सी। बायोप्सी और कुछ नहीं है बल्कि उस हिस्से को सुन करके उसमें से हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं एक नाइफ से या तो एक फोर्सेप्स जो कि हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उससे, जिससे कि हम उस टिश्यू को लैब में सैम्पलिंग के लिए भेज सके और हमारे पैथोलॉजिस्ट जो है उसमें कैंसर के सेल्स है कि नहीं उसको पहचान सके। उससे हमें जानकारी मिलती है कि उसमें कैंसर है कि नहीं, और अगर कैंसर है तो कौन से प्रकार का है। तो बायोप्सी को लेके मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सारे पेशेंट्स ये समझते हैं कि अगर हम बायोप्सी करेंगे तो कैंसर ज़्यादा ज़ोर से, ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगता है, पर ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है जो हमारी कम्युनिटी में है। बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है, पर बायोप्सी कैंसर के डायग्नोसिस की पहली सीढ़ी है, और उसके बगैर कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट हम स्टार्ट नहीं कर सकते। बायोप्सी के बाद वाली जांचों के बारे में अगर बात करूं, बेसिक अगर आइडिया दूं तो सीटी स्कैन और एमआरआई, ये शब्द हम सब ने सुने होंगे लाइफ में कभी ना कभी। कोविड के बाद तो खास करके सब ने सीटी स्कैन और एमआरआई तो करा ही लिया होगा, पर किस बीमारी में सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, किस बीमारी में एमआरआई की? तो जब भी जबड़े का या गाल की चमड़ी का कैंसर होता है या गले में गठान होती है तो हम ज़्यादातर सीटी स्कैन से तपास करते हैं। अगर ज़ुबान की बीमारी है या ज़ुबान के निचले हिस्से की बीमारी है तो हम एमआरआई प्रीफर करते हैं। हम सीटी स्कैन और एमआरआई करवाते क्यों हैं? क्योंकि मुझे जो दिख रहा है, कैंसर का एक नेचर होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता है। उसके स्प्रेड के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट रेलवे स्टेशन के स्टेशन जैसे स्टेशंस आए हुए होते हैं, जिसको हमारी लैंग्वेज में लिम्फ नोड्स यानी कि गले की गिल्टियाँ बोलते हैं। तो सीटी स्कैन और एमआरआई से हमें कैंसर की बीमारी का जो नहीं दिखने वाला हिस्सा है कि मसल्स में कितना गया है, गले में कितना स्प्रेड हुआ है, लिम्फ नोड्स कितने बड़े हुए हैं, हड्डी कितने एक्सटेंट तक इन्वॉल्व हुई है, जिससे कि हम पूरा ट्रीटमेंट का प्लानिंग कर सके, वो सारी जानकारी हमें सीटी स्कैन और एमआरआई से मिलती है। तो बायोप्सी और दूसरे हाथ में सीटी स्कैन और एमआरआई, ये दोनों पिलर्स है हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। ओरल कैंसर की, क्योंकि गुजरात, एमपी, राजस्थान हमारे लिए ओरल कैंसर के हब है। हम आए दिन के 4, 5, 7, 10 कभी कभी ओरल कैंसर के नए पेशेंट देखते हैं जिनका रीसेंट डायग्नोसिस हुआ है या वो ओरल कैंसर के सस्पेक्टेड केसेस है।
तो ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो ओरल कैंसर तो क्या, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो 3 हिस्सों में होता है। सर्जरी यानी कि ऑपरेशन से बीमारी को निकालना, कीमोथेरेपी यानी कि इंजेक्शन देके कैंसर के सेल्स को काबू में करना, और रेडिएशन थेरेपी जिसमें अपनी बीमारी का एक नक्शा बना के हाई एनर्जी वाले रेज उस पर फोकस किए जाते हैं जिससे कि हम कैंसर के माइक्रोस्कोपिक सेल्स को हटा सकें। तो जब भी ओरल कैंसर पहली या दूसरी स्टेज में होता है तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी सर्जरी, आपका फेस, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रिजर्व करते हुए करने से हो जाता है। पर जब स्टेज 3 स्टेज 4 का कैंसर होता है, जो ज़्यादातर हमें सर्जरी के बाद वाली जो रिपोर्ट आती है हिस्टोपैथोलॉजी की उसमें मालूम पड़ता है, तो उसमें फिर हमें सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का भी सहारा लेना पड़ता है। जबकि दूसरे हेड एंड नेक कैंसर जैसे कि वॉइस बॉक्स का या थ्रोट का कैंसर, तो उसमें कॉमनली हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन से पहले इलाज करते हैं क्योंकि हमें फंक्शन को बचाना है, निगलना, आवाज़ को, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम सर्जरी का सहारा लेते हैं जिससे हम पेशेंट को कैंसर से फ्री करा सके, कैंसर से पूरी तरीके से ट्रीट कर सके। और आज का जो टेक्नोलॉजी और टेक्निकल डेवलपमेंट का ज़माना है, उसमें अगर कोई एक इंसान ऐसा बोले कि मैं मेरे हर पेशेंट को अकेले ही जस्टिस दे पाऊंगा, 100% उनको एफर्ट करके ठीक कर पाऊंगा, तो वो गलत है। तो इसीलिए ज़रूरत है टीम अप्रोच की। मैं अगर अकेला बोलूँ, मैं सर्जरी कर सकता हूँ, पर पेशेंट का ऑपरेशन से पहले का, ऑपरेशन के बाद का रख रखाव, सर्जरी में जो बायस हुए बिना डिसीजन लेना है, या ट्रीटमेंट के बाद जो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम सबको पता है कि ओरल कैंसर में बोलने के लिए, खाने पीने के लिए, सबके लिए पेशेंट की ज़िंदगी में एक बदलाव आता है। तो उस बदलाव में पेशेंट के साथ चलने के लिए, उस सफ़र में साथी बनने के लिए मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ। और इसीलिए HCG में भी हमने वो टीम अप्रोच रखा है कि भाई हम 4 हेड एंड नेक कैंसर सर्जन की टीम है, साथ में हमारे एक फिजियोथेरापिस्ट है, डाइटिशियन है, डेडिकेटेड नर्सिंग स्टाफ है जो कि सिर्फ और सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स को देखते हैं। और उनकी ये जो पूरी ट्रीटमेंट की जर्नी है, जिसमें ऑपरेशन से पहले के डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट बाद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक लेवल तक पहुंचाना, उस गोल को फुलफिल करने के लिए कलेक्टिवली काम करते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट अ वन मैन जॉब, इट इज़ द एफर्ट ऑफ द होल टीम जो पेशेंट्स को अपनी आइडेंटिटी, अपना कॉन्फिडेंस और अपनी लाइफ में एक सेकंड चांस देती है। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, लाइफ आफ्टर ओरल कैंसर। बिकॉज हम सब हमेशा बात करते हैं, इनफैक्ट मैं भी पहले हमेशा बात करता था कैसे अर्ली डिटेक्शन करना है, अभी भी करता हूँ, कैसे डायग्नोसिस करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। पर एक्चुअली जो बदलाव आया है पिछले कुछ वर्षों में, वो है लाइफ आफ्टर ओरल कैंसर। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स को ठीक करने पर नहीं है। हम ध्यान देते हैं, जब हम ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं तभी से हम सोचते हैं कि पेशेंट्स सर्जरी के बाद कैसे दिखेंगे, वो बोल कैसे पाएंगे, घूम फिर कैसे पाएंगे, पब्लिकली अपीयर हो पाएंगे कि नहीं, अपना जो काम है वो कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं। तो हमारा गोल केवल पेशेंट्स को ज़िंदा रखना या कैंसर फ्री करना नहीं है। हमारा गोल है कि पेशेंट एक सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ ज़िंदा रह सके, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे मेंटेन रह सके, कि जिससे कैंसर का जो डर है, कैंसर का जो स्टिग्मा है कम्युनिटी लेवल पे, उसको हम पूरे तरीके से दूर कर सके। तो स्टेप वाइज अगर बताऊं तो जैसे ट्रीटमेंट प्लान करते समय हम सोचते हैं कि आजकल मैं जो सर्जरी करता हूं, 10 में से 8 ओरल कैंसर सर्जरी के लिए हम फेस पे कोई भी स्कार नहीं देते हैं, जिससे कि आपकी फेस की जो आइडेंटिटी है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो वैसे का वैसा मेंटेन रहे। हम ज़्यादातर नेक की क्रीज में छुपे हुए इंसिजन्स लेके ही पूरा कैंसर, लिम्फ नोड क्लियरेंस, प्लास्टिक सर्जरी, सारा जो ऑपरेशन है वो उसी छोटे से 4-5 सेंटीमीटर के स्कार से करते हैं, जिससे कि पेशेंट स्टिग्मेटाइज ना हो कल को उठ के जब वो ट्रीटमेंट के बाद सोसाइटी में जाए। हमारे पास फुल टाइम प्लास्टिक सर्जन की अवेलेबिलिटी है जो कि फोकस करते हैं फंक्शनल रिकंस्ट्रक्शन पे, इफ आई मे से, जिसमें हम हाथ से, जांघ से या पैर से चमड़ी या हड्डी या मांस का टुकड़ा लेके जैसा भाग हमने निकाला है, जो हिस्सा हमने सर्जरी के दौरान निकाला है, वैसा हूबहू, लाइक टू लाइक रिकंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, वैसा हूबहू बनाने की कोशिश की जा सके कि भाई पेशेंट का ट्रीटमेंट का प्लान ही उस तरीके से हो कि सर्जरी में जो पेशेंट गया हो और सर्जरी से जो पेशेंट बाहर आए, उसमें आसमान ज़मीन का डिफरेंस नहीं हो, लोग उसे पहचान सके, वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रख सके।
और ये तो हुई कि सर्जिकल प्लानिंग या इंसिजन प्लानिंग की बात, पर सर्जरी के बाद भी हम डे 1 पे पेशेंट का बोलना शुरू करा देते हैं। डे 1 पे पेशेंट चलने फिरने लगता है। नाक में जो सॉफ्ट सी ट्यूब डलती है खाने पीने के लिए, उससे भी कई पेशेंट घबराते हैं, तो वो भी हम चौथे पाँचवें दिन आजकल निकाल देते। तो पेशेंट जब ऑपरेशन के बाद चौथे पाँचवें दिन घर जाता है तब वो मुंह से लिक्विड सॉफ्ट डाइट लेने लगता है, उसका चेहरे का जब वैसे का वैसा अपीयरेंस मेंटेन है, वो चल फिर पा रहा है, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंट अपना ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कर पाता है। पेशेंट का कंप्लायंस टूवर्ड्स ट्रीटमेंट बढ़ता है कि भाई इससे मेरी ज़िंदगी बचने वाली है, बदलने वाली नहीं है, मैं मेरी रूटीन लाइफ जो है वो अच्छे से कैरी कर पाऊंगा। और सर्जरी के बाद की जो दिक्कतें होती है, जैसे मुंह कम खुलना या बोल नहीं पाना ठीक से, तो उसके लिए हमारे पास पूरी रिहैब टीम है, फिजियोथेरापिस्ट, डाइटिशियन, नर्सिंग स्टाफ, स्पीच एंड स्वॉलोइंग एक्सपर्ट, जिससे कि हम पेशेंट्स का 360 डिग्री ख्याल रख के एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच पे ध्यान दे सकें।